20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने हर वो कोशिश की जिससे समय रहते बोरवेल के अंदर मासूम तक पहुंचकर उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन 22 घंटे बाद जब घनेंद्र को गड्ढे से बाहर निकाला गया, तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुका था। तारीख 2 दिसंबर, वक्त दोपहर 12 बजे। महोबा का कुलपहाड़ का बुधौरा गांव। अचानक एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर से गांव में कोहराम मच गया। 4 साल का मासूम धनेंद्र अपने ही खेत में सिंचाई के लिए खुदवाए गए गड्ढे में गिर गया। धनेंद्र अपने खेत में खेल रहा था और अमरूद तोड़ने के लिए वो पेड़ की ओर जा रहा था कि अचानक एक गड्ढा जो कि पॉलिथीन से ढका हुआ था, उसमें गिर गया। जब हमारी सिंचाई हो रही थी, लड़का सींच रहा था, साथ में मतलब हमारा नाती था, तो वो अमरूद का पेड़ लगा था, वहाँ अमरूद खाने के लिए गया था, वहीं बोर था, उसमें पन्नी से ढका था वो बच्चा ने नहीं देखा, वो मतलब उसी में मतलब पाँव चला गया, तो बोर में नीचे चला गया। गिरने से पहले उसने अपने घर वालों को आवाज लगाई, जिसे सुनकर उसके परिजन बोरवेल की तरफ दौड़े आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोरवेल 30 फीट गहरा था। बच्चा नीचे से आवाज लगा रहा था। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और लोग मदद के लिए दौड़े चले आए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इसके बाद सूचना प्रशासन को दी गई। बच्चे के 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरने की खबर सुनते ही प्रशासन की राहत बचाव टीम गांव की ओर दौड़ पड़ी और शुरू हुआ बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती गड्ढे के अंदर धनेंद्र तक पहुंचने की थी। समय कम था क्योंकि गड्ढे के अंदर ऑक्सीजन ना के बराबर थी, लिहाजा डॉक्टरों की टीमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गांव पहुंची और पाइप के जरिए बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। साथ ही मौके पर 2 एम्बुलेंस भी तैनात थी। समय गुजर रहा था, चिंता बढ़ती जा रही थी। बच्चे के घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल था। महोबा के बुधौरा गांव में आप देख सकते हैं लगातार मेरे साथ परिजन मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर यहां पर जीसीबी मशीनों के द्वारा, पॉकलैंड मशीनों के द्वारा जमीन को खोदने का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो बाबू है, जो घनेंद्र है, उसको बचाया जा सके, उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। घर वाले परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कि बच्चा खेल रहा हो तो बच्चा हमारा लड़का धर रहा हो तो खेलत खेलत नहीं देख पाओ, चलूगा मैं सो उबोर में समा गो। अब 12 बजे समा गो तो ढील उठा रहा काम, अब कोनो काम नहीं हो रहा, ना बच्चा निकल रहा, सब वही बिड़वा अकेलो वही बच्चा है तो हमार वही के सहारे आते वही समा गो। अब का है। स्थानीय लोग प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। 5 घंटे हो गए, कोई बच्चा का सुराग नहीं लग रहा है और ये जेसीबी से माटी भर में कुआ रहे, न कोई मशीनें तगड़ी आ रही, न कोई मतलब। प्रशासन कह रहा है कि हमने एनडीआरएफ की टीम बुलाई है, क्या लगता है आपको? नहीं आई साहब, बिल्कुल नहीं आई। कोई मशीनें नहीं आई तगड़ी, यही जेसीबी में माटी और 5 घंटा हो गए साहब। हम बहुत परेशान हैं। उसके कुशवाहा के अकेलो बच्चा है। सभी प्रशासन की पूरी देरी हो रही है। अगर डीएम साहब चाहते तो एलएनडी वगैरह सब मंगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मंगाया, सिर्फ वहाँ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। इसलिए बच्चे की आज बहुत बुरी हालत है। बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी न रहे, इसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी भी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य के पल पल की जानकारी लेते रहे। एसडीआरएफ की टीम लगातार गड्ढा खोदकर बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। महोबा के बुधौरा गांव में अब तक करीब 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है। करीब 6 घंटे की खुदाई के बाद 27 फीट गहरे गड्ढे में मशीनों को उतारा गया है और लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं बच्चे को बचाने के। और ख़ासतौर पर घनेंद्र की जो स्थिति है वो लगातार ऑक्सीजन देने का काम
यहाँ से किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जिलाधिकारी महोदय सत्येंद्र कुमार साहब हैं और अरुण कुमार श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमीरपुर से अब महोबा के लिए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं। क्या स्थिति है इस बात का जानकारी हम डीएम महोदय से करना चाहेंगे। सर, क्या स्थिति है अब तक बच्चे की? और देखिए, लगातार जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो खुदाई का काम कर रही है और बच्चा करीब 25 फीट पे था और 30 फीट तक एनडीआरएफ की टीम के अनुसार जो है हमें खुदाई नीचे तक करनी है। अभी करीब 26-27 फीट की खुदाई हुई है और पानी आ गया है अभी, तो धीरे धीरे अब हम लोग को खुदाई में स्लो होना होगा और धीरे धीरे पानी हटाते हुए ग्रेजुअल स्लोप बना के आगे की खुदाई बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अब लास्ट लेग में हम लोग पहुँच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी देर रात 11 बजे गांव पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी आई। कहीं गड्ढे वड्ढे थे, उसके बाद जैसे ही हम एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची रात को 11 बजे, वैसे ही ऑपरेशन लॉन्च कर दी। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद तुरंत हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग, पहले तो जेसीबी की सहायता से वर्टिकल डिगिंग हुआ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग किया गया। हॉरिजॉन्टल डिगिंग करते वक्त जो बोरवेल में पानी आ रहा था वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि बच्चे के पास भी सकुशल पहुंचना था और हमारे जो रेस्क्यूअर थे उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रख के ये इस तरह का डिगिंग किया गया और बच्चे के जहां बच्चा स्टक था बोरवेल में वहां तक पहुंचा गया और उसके बाद उसको रेस्क्यू किया गया। समय गुजरता जा रहा था लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी, तो गांव वाले भगवान से बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लोग मौके पर रात भर डटे रहे तो कुछ लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। कलेक्टर साहब की पूरी कमी है इसमें। एक तो कलेक्टर साहब को 2 बजे जानकारी हुई, 4-4:30 बजे उपस्थित हुए और मशीन ट्राला की बहाना बना रहे कि ट्राला नहीं मिला इसलिए एलएनडी नहीं आ पाई। तो पूरी कमी कलेक्टर साहब की। रात भर ऑपरेशन चलता रहा। अगली सुबह सूरज की नई किरण के साथ ही बच्चे को बचाने की उम्मीदें भी बढ़ने लगी, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सुबह करीब 9 बजे राहत टीम बोरवेल में उस जगह पहुंचने में कामयाब रही जहां मासूम धनेंद्र फंसा हुआ था। उसे तुरंत बाहर निकाला गया। इसके बाद मौके पर खड़ी एम्बुलेंस की मदद से बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया, ठीक है। और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह PRPL सब देखने पे और राइगर मोर्टिस टाइप का देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है मृत अवस्था पहुँचे हुए। बच्चे की मौत बोरवेल में रात को ही हो गई थी। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया। 22 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी बच्चे की जिंदगी नहीं बचा सका। न्यूज़ 18 के लिए महोबा से मनोज ओझा की रिपोर्ट। कोशिशें बहुत की गई, लेकिन जिंदगी की जंग बाबू हार गया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद भगवान श्री राम के भक्तों के लिए खुशखबरी है। काशी की तर्ज पर अब रामलला की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर जल्द रामायण क्रूज सेवा शुरू करने वाली है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए पोर्ट्स और शिपिंग मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महादेव की नगरी काशी में घाटों की सैर कराने वाला क्रूज जल्द ही रघुनंदन की नगरी अयोध्या में फर्राटे भरता दिखाई देगा और रामलला की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को सरयू में रोमांचक सैर कराएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या में चलने वाले क्रूज का नाम रामायण क्रूज होगा। इस क्रूज में 80 सीटें होंगी और क्रूज का इंटीरियर रामचरितमानस पर आधारित होगा। क्रूज में बैठने वाले श्रद्धालुओं के लिए अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था होगी। लजीज व्यंजन का इंतजाम होगा। साथ ही क्रूज में वो सभी सुविधाएं होंगी जो वर्ल्ड लेवल क्रूज में रहती हैं।
इस लग्जरी क्रूज में बैठकर रामलला की नगरी के मनमोहक घाटों का लोग दीदार कर सकेंगे। क्रूज का सफर 1 से 1.5 घंटे का होगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को 45 से 60 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसमें राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक पूरी फिल्म होगी। 1.5 घंटे में रामायण क्रूज करीब 16 किलोमीटर का सफर कराएगा। यही नहीं, क्रूज में सफर करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरयू तट पर पवित्र आरती में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। इस लग्जरी रामायण क्रूज के लिए पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए मैराथन बैठकें भी की हैं। पर्यटन विभाग के मुताबिक हर साल करीब 2 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जाहिर है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही सरयू में लग्जरी रामायण क्रूज श्रद्धालुओं के लिए बड़ा गिफ्ट होगा। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से अनिल कुमार की रिपोर्ट। इधर प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार ड्रोन कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। संगम की रेती पर 14 जनवरी से आयोजित होने जा रही माघ मेले की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने की तैयारी है। लेकिन खास बात यह है कि माघ मेले की सुरक्षा में तैनात होने वाले अधिकारी फिजिकली फिट, नॉन अल्कोहलिक और अच्छे आचार विचार वाले ही होंगे, जिनकी आस्था हो। और क्योंकि ये पूरा मेला क्षेत्र एक तरह से मद्य निषेध और मांसाहारी नहीं रहता है, यहाँ पर इन चीज़ों का प्रतिबंध रहता है, तो ऐसे लोग आए जिनको कि यहाँ पर खान पान में कोई परेशानी न हो, तो ऐसे लोगों को हम प्रेफर करते हैं। हम लोग जो एसपी से मांग करते हैं तो ये हम लोग बता देते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से धार्मिक रहता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेले के लिए बाहरी जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। मेला ड्यूटी पर आ रहे पुलिसकर्मियों को कई चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बार माघ मेला 4 सेक्टर में ही बसाया गया है। माघ मेला क्षेत्र में 13 पुलिस थाने, 38 पुलिस चौकियां और 13 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी बनाए जाएंगे, तो ड्रोन कैमरे से भी मेले पर नजर रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल कानपुर में शुरू हो चुका है। ट्रायल के लिए सिलेक्ट किए गए वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की महामारी को मात देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। वहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने कमर कस ली है। रूसी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 200 वॉलंटियर्स को रजिस्टर्ड किया गया है। इनमें से जांच के बाद 30 लोगों को वैक्सीन के लिए सिलेक्ट किया गया है। कि ये सेहत से जुड़ा मामला है, पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं, कोविड के जितने भी नॉर्म्स हैं उसका फॉलो किया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से एक एक करके इन मरीजों को यहाँ लाया जा रहा है और इनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद इन वॉलंटियर्स के ब्लड सैंपल, हार्ट और किडनी की रिपोर्ट जांच के लिए आईसीएमआर को भेजे जाएंगे और ये वॉलंटियर्स 7 महीने तक डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। दरअसल फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ने हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब्स से हाथ मिलाया है। इसका आईसीएमआर की अनुमति के बाद कानपुर में ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन का पूरे देश में 12 जगहों पर ट्रायल चल रहा है। कहीं न कहीं कोरोना जैसी महामारी पर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही थी, उसकी आज फेज 2 और फेज 3 की श्री गणेश हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। पहाड़ में जड़ी बूटियों का भंडार है, ऐसे में कई महिलाएं और आजीविका संगठन इसका इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है सिलबट्टे से पिसा हुआ नमक, जो कई महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्थानीय उत्पादों से स्वरोजगार की राज्य सरकार की मुहिम रंग लाने लगी है। अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाएं सिलबट्टे से तरह तरह के नमक पीसकर पैकिंग कर रही हैं। महिलाएं तिमूर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर का नमक तैयार कर रही हैं। वहीं आजीविका परियोजना महिलाओं के उत्पाद को बाजार देने का काम कर रही है। और यहाँ पे हम 7 प्रकार का नमक हमने तैयार किया है। आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अलग अलग प्रकार के, और उसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि 100 ग्राम का जो है काफी अच्छा रेट हमें मिलता है उसमें। महिलाएं भी अपने घर का काम निपटाने के बाद नमक पीसने और उसकी पैकिंग कर रही हैं, जिससे महिलाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सके, जिससे महिलाएं भी काफी खुश हैं। और एक तो हम भांग का नमक बना रहे हैं,
और एक हम बना रहे हैं पुदीना वाला नमक बना रहे हैं, और अब एक बना रहे हैं हम जीरा वाला नमक बना रहे हैं, और 3-4 प्रकार के बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं हम खाली लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, ये अलग बना रहे हैं। 4 प्रकार का नमक बना रहे हैं। पहाड़ में ऐसी कई जड़ी बूटी है जिनका इस्तेमाल कर स्वरोजगार किया जा सकता है और कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। नमक के बिना तो किसी भी चीज में स्वाद नहीं, और अगर नमक में तिमोर, लहसुन, तुलसी, पुदीना, भंजीर डालकर पीसा जाए तो स्वाद भी बदल जाता है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पहाड़ी नमक की मांग और बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे क्राइम की खबरों को लेकर आ रही हैं जीनत सिद्दीकी। नमस्कार।